जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सवाल नंबर 30 के बी पर। ठीक है, ये रहा सवाल नंबर 30 का बी। सवाल कहता है मदन और कृष्णा एक फर्म के साझेदार थे। 31 दिसंबर 2018 को उनका निम्नांकित स्थिति विवरण था। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं बैलेंस शीट दिया गया है। मदन और कृष्णा का बैलेंस शीट दिया गया है। इसको थोड़ा सा ढीला। ठीक है, इस बैलेंस शीट में देखते हैं क्या दिया गया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज दायित्व है, क्रेडिटर्स दायित्व है, बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी लायबिलिटी है, दायित्व है, बिल्स पेबल भी दायित्व है। आप देख सकते हैं यहाँ रिजर्व है, तो रिजर्व को जनरली हम लोग क्या करते हैं, फर्म के पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल दिया गया मदन और कृष्णा का, इस तरफ संपत्तियां दी गई है, आप देख सकते हैं। तो ये रहा बैलेंस शीट। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है जरा ध्यान से देखिए। आगे कहता है कि वे राम को निम्नांकित शर्तों पर फर्म में प्रवेश देने का निर्णय लेते हैं। नया साझेदार राम फर्म में प्रवेश कर रहा है और इसके लिए शर्त क्या है जरा आप ध्यान से देखिए। पहला शर्त नंबर ए में कहता है कि राम पूंजी के रूप में 45,000 रुपया लाता है। ठीक है, और भविष्य के लाभ का 1/4 भाग हिस्सा प्राप्त करेगा। तो ये राम ये कह रहा है कि राम 45,000 पूंजी लाएगा और उस पूंजी लाने के बाद वो 1/4 हिस्सा प्राप्त करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा वो ख्याति के रूप में 30,000 नगद लाएगा। चलिए ख्याति भी लाएगा। आगे कहता है कि मशीनरी, भवन और फर्नीचर को 5% से हरासित किया गया। मशीन संपत्ति, भवन संपत्ति, फर्नीचर भी संपत्ति, और हम इसके मूल्य में जब 5% हरास करेंगे तो क्या होगा, इसके मूल्य में कमी आएगी, और जब संपत्ति का मूल्य कम होगा तो इससे क्या होगा, फर्म को हानि होगी। ठीक है, तो हानि होगी, तो हानि कहां दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा संदिग्ध ऋणों के लिए 5% प्रावधान का निर्माण किया जाए। इससे पहले वाले प्रश्न में संदिग्ध ऋण को कम किए थे। इस प्रश्न में कह रहा है कि संदिग्ध ऋण के लिए 5% आप निर्माण कीजिए, यानी नया संचिति कीजिए, नया संदिग्ध ऋण का निर्माण कीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, इससे फर्म को हानि होगी। क्यों? क्योंकि संदिग्ध ऋण का निर्माण करेंगे तो डेटर्स में कमी आएगी। जितना संदिग्ध ऋण का निर्माण करेंगे देनदार उतना कम हो जाएगा, देनदार उतना घट जाएगा, और देनदार हमारा संपत्ति है, इस और संपत्ति के घटने से क्या होगा, फर्म को हानि होगा। तो हानि को कहां लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट भाग में। ठीक है, आगे कहता है पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। अर्थात इस प्रश्न में भी क्या बनाना है, हमको केवल पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है। अर्थात नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी, ख्याति, इस सब पर हमको इस प्रश्न में कोई विचार नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने के लिए कहा ही नहीं गया, केवल पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए कहा गया। और जो ये रिजर्व है, इस रिजर्व को भी बांटने वाली बात हमको नहीं करनी है। हमको क्या करना है इस प्रश्न में, केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का निर्माण करना है। और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट का निर्माण करना कितना आसान है, ये तो पहले ही हम लोग समझ चुके हैं कि जो भी हानि होगी उसको डेबिट में लिखेंगे, जो भी लाभ होगा उसको क्रेडिट में लिखेंगे, और खाता को बंद करके अंतर के रूप में जो भी निकलेगा उस अंतर को टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के रूप में लिख करके और पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं यहां पर खाता बनाया गया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप देख सकते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हमने आपको समझने के लिए लिख दिया दोनों नाम, ताकि आपको ध्यान में आ जाए। आगे से हम एक ही नाम का इस्तेमाल करेंगे और वो होगा केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या इस्तेमाल करेंगे, केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया गया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी हानि होगी पुनर्मूल्यांकन से, जो भी हानि होगी उस हानि को कहां लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेज। तो जो भी लॉस होगा हम उसको कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में।
और पुनर्मूल्यांकन से जो भी लाभ समझ में आएगा, अर्थात जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी, दायित्व के मूल्य में कमी होगी, तो इससे तो लाभ होता है, तो जो भी लाभ होगा उस लाभ को कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा मशीनरी, भवन और फर्नीचर तीनों के मूल्य में 5% कमी करनी है। तो आप देख सकते हैं मशीनरी का मूल्य कितना है? 24,000, भवन का मूल्य कितना है? 57,000, और फर्नीचर का मूल्य कितना है? 12,000। 24,000, 57,000 और 12,000। हमें इन तीनों संपत्तियों के मूल्य में 5% ह्रास लगाना है, अर्थात 5% कमी करनी है। इससे फर्म को हानि होगा और उस हानि को कहां दिखलाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ये रहा, देखिए टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी कितने का था? 24,000 का, इसका 5% कितना कमी हो गया? 1,200 रुपया। डेबिट में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये इससे फर्म को हानि हो रही है, संपत्ति का मूल्य घट रहा है, इसलिए फर्म को हानि हो रही है, और हानि होगा तो कहां लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। चलिए आगे बिल्डिंग देखते हैं। बिल्डिंग कितना था? 57,000। बिल्डिंग का 5% 2,850 रुपया, ये कमी हो गया। ठीक है, ये दोनों हो गया। आगे फर्नीचर के मूल्य में कह रहा 5%, तो फर्नीचर कितना था? 12,000 का। 12,000 का 5% 600 रुपया। फर्नीचर के मूल्य में भी कमी कर दी हम लोग, तीनों संपत्ति के मूल्य में कमी कर दिए। अब क्या कर रहा था? संदिग्ध ऋणों के लिए 5% प्रावधान का निर्माण करना है। तो संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान किस पर करते हैं? देनदार पर। ये रहा डेटर्स, आप देख सकते हैं डेटर्स कितना है? 30,000। इसका 5% हमको प्रावधान करना है। किस लिए? संदिग्ध ऋण के लिए। तो संदिग्ध ऋण का 30,000 का 5% प्रावधान कर देंगे, जितना भी होगा उससे देनदार में कमी आ जाएगी। तो यह भी हानि की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि देनदार में कमी होगी तो हानि होगी, संपत्ति का मूल्य घटेगा तो हानि होगी। कहां लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट भाग में। चलिए आइए देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? 30,000 का 5%, कितना? 1,500 रुपया। तो ये 1,500 रुपया क्या हो गई? हानि हो गई। तो आप देख सकते हैं कि जो भी पुनर्मूल्यांकन दिया गया था संपत्ति और दायित्व का, उससे क्या हो रहा? सबसे फर्म को हानि ही हो रही है, लाभ तो कुछ हो नहीं रहा। क्या हो रहा? हानि हो रही है। तो हम देख सकते हैं डेबिट साइड का योग कितना हुआ? 61 से 50। अब क्रेडिट साइड में फिलहाल तो कुछ नहीं है, ये तो बैलेंसिंग फिगर है, ये अंतर निकला है। तो डेबिट साइड का योग कितना? 61 से 50। उसी को हम टोटल कर देंगे क्रेडिट में, और क्रेडिट में अंतर कितना आएगा? 6150 रुपया। अगर डेबिट ज्यादा होगा, क्रेडिट कम, तो क्रेडिट में जो अंतर आएगा उस अंतर को भी हम क्या करेंगे? उस अंतर को क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, यानी बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट इसको कहेंगे क्या? लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन। क्या कहेंगे? लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन। क्या कहेंगे? लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन। और इस लॉस को क्या करेंगे? फर्म के पुराने साझेदार यानी मदन और कृष्णा के बीच पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, यानी 1:1 में हम क्या करेंगे? बांट देंगे। ये रहा सवाल, आप देख सकते हैं। सवाल कह रहा था कि मदन और कृष्ण एक फर्म में साझेदार हैं, साझेदार थे, 31 उसका चिट्ठा दिया गया है। मदन और कृष्ण किस अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं, ऐसा प्रश्न में कहीं पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो बताया गया है कि जब प्रश्न में साझेदारों के लाभ विभाजन का पुराना अनुपात नहीं दिया रहे, तो हम उस दशा में क्या मानेंगे? बराबर बराबर। तो प्रश्न में लाभ विभाजन का अनुपात न देने के कारण हमने लाभ विभाजन का अनुपात क्या मान लिया? बराबर बराबर, 1:1। अर्थात 6150 रुपये का 1/2 किसको मिलेगा? क्या कहते हैं? मदन को, और 6150 का 1/2 किसको मिलेगा? कृष्णा को। अब यहां 1 मिनट, थोड़ा इसको छोटा करना हो। अर्थात 375 रुपया, 375 रुपया किसको मिलेगा? मदन को मिलेगा, और 375 रुपया किसको मिलेगा? कृष्णा को मिलेगा। ये अमाउंट अंदर में लिखा जाएगा यहाँ पर। चूंकि मेरा कीबोर्ड अभी काम नहीं कर रहा है किसी कारण से, देखना होगा, तो आप लोग इसको अंदर में लिखेंगे इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, 375 रुपया किसके हिस्से में आएगा? मदन के हिस्से में। ये इस तरीके से 150 रुपया को क्या करेंगे? मदन और कृष्णा के बीच बराबर बराबर बांट देंगे, और ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा। तो प्रश्न में
यही बनाने के लिए हमको कह रहा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए ही हमको कहा गया था। ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। किस तरह बनाया आपने देख लिया, और इसको ध्यान से देख लें, क्योंकि ये चीज़ आप यहाँ से कंटिन्यू सभी प्रश्नों में पूछा जाएगा, लगातार रहेगा। तो हम इस आगे प्रश्न में इसको बनाएंगे और ये अच्छे से आपके समझ में आए, इसके लिए आप इसको ध्यान से देख लें। ये रहा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपके पूरे स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको बना लें, और ये प्रश्न है, प्रश्न को भी देख लें। इस प्रश्न में पूंजी और ख्याति पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रश्न में बैलेंस शीट में दिए गए रिजर्व को भी बांटने के लिए एंट्री नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में केवल पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए ही कहा गया था, इसलिए हमने केवल पुनर्मूल्यांकन खाता ही बनाया। तो ये आपके सामने प्रश्न है। प्रश्न आपके किताब के बुक से ही लिया गया है, आपका बुक डॉक्टर एस के सिंह के बुक से लिया गया है। अब प्रश्न को भी देख लें, और ये रहा आपका सॉल्यूशन। आप इस सॉल्यूशन को भी नोट कर लें, ठीक है। और अगर कुछ क्वेश्चन आता है आपके मन में, तो आप हमसे क्वेश्चन पूछिएगा, हम आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है। विदा लेते हैं हम, तब तक जय हिंद, जय भारत।